21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स अ नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स कॉल्ड। ठीक है, कंप्यूटर का जो ALU होता है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर का जो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, सामान्यतः कई उच्च गति के भंडारण तत्व होते हैं जिन्हें कहा जाता है। थोड़ा आपको टेक्निकल अगर पता है या आपने पढ़ा भी होगा तो सेमी जो होता है ALU होता है, CPU होता है। ठीक है, CPU में क्या होता है, ALU होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कुछ कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, CPU होता है, आपको किसी कंप्यूटर का पता है उसका मेमोरी क्या होता है, ये उसका मेमोरी होता है। ठीक है, CPU को क्या बोलता है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, व्हाट हो क्या होते हैं, रजिस्टर्स, जो कि मेमोरी होती हैं जो स्टोर करती हैं, बस फास्ट मेमोरी होती हैं जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को स्टोर करती हैं वाइल कैलकुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रजिस्टर्स। ये एलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर का डीप क्वेश्चन है बट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, 22nd क्वेश्चन देखिए। 22nd क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग का इशू है, आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप ऐप से PDF मिल जाएगा या आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ लिया, वहाँ से आपको ये इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते चलता हूँ। पूछ रहा है कि ट्रेड यूनियंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ठीक है, ट्रेड यूनियंस इंडिया में किस एक्ट के तहत गवर्न की जाती हैं। ऑप्शन देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन 1947। ठीक है, आपको पता है कि इन ट्रेड यूनियंस के साथ जो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1940 सॉरी ट्रेड यूनियंस एक्ट ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, राइट। तो जो होता क्या है, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इसके तहत जितने भी यूनियंस हैं वो उसके साथ गवर्न होती हैं। चलिए, ओके, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। मैंने आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कंपल्सरी बाई वेयर एम्प्लॉयज आर कंसर्न। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का जो है वेलफेयर ऑफिसर का, वो कंपल्सरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वहाँ पर कितने मिनिमम वर्कर्स काम करने चाहिए। ऑप्शन देखिए 50, 500, 1000 एंड 100, राइट। तो इसका देखिए आंसर क्या है, बी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहाँ पे 500 वर्कर्स हैं, ठीक है, 500 वर्कर्स या उससे ज़्यादा हैं, कितने, 500 या 500 से ज़्यादा, 500 और मोर, ओके। तो अगर 500 या 500 से ज़्यादा है तो वहाँ कंपलसरी है कि आपको वेलफेयर ऑफिसर एक अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। देखिए क्या है आंसर, बी। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए यहाँ पे, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 500 और मोर वर्कर्स द ऑक्यूपायर मस्ट अपॉइंट वेलफेयर ऑफिसर एज पर सेक्शन 49। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कि सेक्शन किस सेक्शन में वेलफेयर ऑफिसर का मेंशन है, प्रोविजन है, क्या है, तो सेक्शन 49। सेक्शन 49 में मेंशन है कि देयर शुड बी वेलफेयर फैक्ट्रीज एक्ट विद द नंबर एंड ड्यूटीज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं, नंबर्स है, वो किसके द्वारा रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे क्या, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, राइट। एक है कि कितने एम्प्लॉय से ज़्यादा होना चाहिए, 500 और मोर। दूसरा है कि सेक्शन 49 में इसका मेंशन है, किसमें, सेक्शन 49 में, राइट। सेक्शन 49 में वेलफेयर ऑफिसर का मेंशन है, ये पूछ सकता है। यहाँ पे इन्होंने नंबर पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है कि किस सेक्शन में वेलफेयर ऑफिसर का प्रोविजन है। ओके, ठीक है, चलो, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इन विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। अभी क्या था वहाँ दोस्तों, वहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या है, सेफ्टी ऑफिसर, क्या है, सेफ्टी ऑफिसर, ओके। इट इज आस्किंग कि किस सेक्शन में सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविजन है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा है वहाँ पे सेफ्टी प्रोविजंस को देखने के लिए कुछ फायर इश्यूज हैं या कुछ सेफ्टी इश्यूज हैं,
सेफ्टी शूज़ पहनना है आपको, कुछ hazardous काम कर रहे हो, या कुछ केमिकल्स हैं ऐसे जो आपको कैसे डील करना है, वो सारे चीज़ें किसमें मेंशन है, फैक्ट्रीज एक्ट में, सेफ्टी प्रोविजंस में। तो इसमें पूछ रहा है एक सेफ्टी ऑफिसर किस सेक्शन में होना चाहिए। जो सेफ्टी ऑफिसर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये सारी चीज़ें देखता है कि आपको सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली हैंडल हो रहे हैं, प्रॉपर वायरिंग्स की गई हैं, प्रॉपर अर्थ पिट्स हैं, ठीक है, अर्थिंग सिस्टम है, इंसुलेटर्स डाले गए हैं, ओपन पोर्ट्स नहीं है, ओपन तार नहीं है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, कौन इंश्योर करता है, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। वही पूछ रहा है किस सेक्शन में है, देखिए तो इसका आंसर क्या है, सेक्शन सी, सॉरी आंसर सी, सेक्शन 40B। 40B जो है फैक्ट्रीज एक्ट का, वो क्या करता है कि फैक्ट्रीज विथ 1000 और मोर वर्कर्स, इसमें भी लिमिट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि अगर किसी फैक्ट्री में वहाँ पे 1000 से ज़्यादा, कितना, हाउ मच, मोर देन 1000 वर्कर्स है, अगर वहाँ पे कितना है, मोर देन 1000 वर्कर्स, ओके, then there is a compulsory provision under section 40B that there should be a safety officer, ठीक है, appointed by state government notification, safety officer as required by state government, ठीक है, कितने सेफ्टी ऑफिसर चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर कितना दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, याद है, कमेंट करके बताइए, वेलफेयर ऑफिसर में कितने हैं, वेलफेयर ऑफिसर में 500, अगर 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो कंपलसरी अंडर सेक्शन 49 देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर। यहाँ पे क्या है, अंडर सेक्शन 40B, 40B देयर शुड, इफ देयर आर मोर देन 1000 वर्कर्स, अगर 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी अपॉइंटमेंट करना है एज रिक्वायर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे से टाइम दे के एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो पिछले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था सेम क्वेश्चन फिर से देखिए, ये 2015 में ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अंडर फैक्ट्रीज एंड 1948 इज कंपल्सरी व्हेन देयर आर मोर एम्प्लॉयज आर कंसर्न, ठीक है, उस कितने से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए जब ये सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए 50, 500, 1000, 100, आंसर क्या है इसका, 1000, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 40B इफ एम्प्लॉयज आर मोर, देयर आर मोर देन 1000 एम्प्लॉयज, देन देयर शुड बी अ सेफ्टी ऑफिसर एज पर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आई थिंक आपने इसको समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी, यस, ओके, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। आपको पता है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में कभी कभी आपने देखा होगा स्ट्राइक होता है, लॉकआउट्स होता है, ठीक है। स्ट्राइक क्या होता है, एम्प्लॉय के द्वारा होता है, लॉकआउट्स के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक वो है, स्ट्राइक कौन करता है, स्ट्राइक इज डन बाय एम्प्लॉयज नॉर्मली, ठीक है, वर्कर्स के द्वारा होता है, ओके। जो लॉकआउट होता है, लॉकआउट का मतलब कि तालाबंदी, लॉकआउट वो कौन करता है, जो मालिक होते हैं, कर्मचारी, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, मालिक, ठीक है, ओनर्स ऑफ फैक्ट्री, ओनर्स ऑफ, बोथ हैव राइट्स, ओनर्स ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, या इसको एम्प्लॉयर भी बोलते हैं, नियोक्ता, ठीक है, अंडरस्टूड, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। पूछ क्या रहा है किस सेक्शन में ये प्रोहिबिटेड है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंदर ये प्रोहिबिटेड है एक्चुअली, कि आप ऐसे स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते हो। तो देखिए सेक्शन 23 एक्सटेंड्स द प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स टू ऑल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट इन रिस्ट्रिक्टिंग सच एक्शन ड्यूरिंग स्पेसिफिक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेक्शन 23, सेक्शन 23 के अंदर क्या है, इट इज प्रोहिबिटेड, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड सेट
कुड सेट टू अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय डेफिनेशन बट नॉट वर्कर डेफिनेशन, ठीक है। एम्प्लॉय और वर्कर में भी डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। तो विच कुड शुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय डेफिनेशन बट नॉट वर्कर डेफिनेशन, तो इसमें क्या म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन कि दोनों तरफ से ऑब्लिगेशन है, तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। वर्कर्स में क्या है, ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता, देयर इज नो एनी म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a category of work specified in the National Minimum Wages Act for the purpose of calculating hourly pay, ठीक है। ऑप्शन क्या है कि जो आवरली पे कैलकुलेट किया जाता है वो नेशनल जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके हिसाब से किसके कैटेगरी नहीं है, नॉट अ कैटेगरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ वर्क, ओके। देखिए ऑप्शन यहाँ पे टाइम वर्क, वर्क दैट इज पेड फॉर बाय रेफरेंस टू द टाइम, ठीक है। सैलरी वर्क आवर्स where there are certain basic hours in return for an annual basic salary not varying with the hours actually varied, ठीक है। Not category output work, work that is paid overly by reference to the number of piece made or processed by worker। overtime work, work in excess of the overly weekly hours required in the contracted, okay, ठीक है। इसका आंसर क्या है देखो दोस्तों, नॉट अ कैटेगरी, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ वर्क स्पेसिफाइड इन द न्यूज़ फॉर द पर्पज ऑफ सैलरीड वर्क आवर्स, ऐसा कुछ करके डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट डिफाइंड द जो नेशनल मिनिमम वेजेस एक्ट है, राइट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉल्व्स द एम्प्लॉइज लाइबिलिटी अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉल्व्स मतलब दोनों को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, एम्प्लॉइज लाइबिलिटी अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसका आंसर क्या है, देखिए ईएसआई। ईएसआई में दोनों चीज़ें हैं, कौन कौन सा एक्ट बोल रहा है, एक है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कौन कौन सा, मैटरनिटी बेनिफिट, ओके, मैटरनिटी, दूसरा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन, ओके, कंपनसेशन, ओके। तो इन दोनों को जो वो करता है वो कौन करता है, ये दोनों मिलके, ये ईएसआई एक्ट में है, दोनों प्रोविजन है, ठीक है, ओके। तो वही पूछ रहा है कौन एब्जॉल्व्स ईएसआई एक्ट 1948, ओके। So there is a provision for maternity benefits also and compensation also in case of something in terms of medical। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द आंसर, ओके। Any amount due from an employer under settlement or reward can be resolved recovered following the procedure laid in। Any amount due for, कुछ अमाउंट ड्यू है किसी एम्प्लॉयर से, ठीक है, किसी सेटलमेंट के या अवार्ड में, ठीक है, तो वो प्रोसीजर किस में है, ठीक है। तो सेक्शन ऑप्शन देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर, सेक्शन 15 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, सेक्शन 30C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आपको पता है कि किसी भी इसमें जो डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच, जो वर्कर्स है या फैक्ट्री का मालिक है या फैक्ट्री का ओनर है, उनके बीच कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए कौन सा एक्ट है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है कौन सा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। उसके अंदर जो सेक्शन है जिसमें देखिए इसका आंसर क्या है, सेक्शन 37C। देखिए यहाँ पे और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि सेक्शन 37C में ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो कैसे वो करना है यहाँ पे पढ़ लीजिए, आप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें PDF आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप ये ऐप को मिल सकते हैं, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज लेड डाउन इन विच सेक्शन ऑफ द सेड एक्ट, ठीक है। जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, ही विल बी द पब्लिक सर्वेंट, मीनिंग उसका किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, देखिए सेक्शन सी, ठीक है, 16। सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 स्टेट दैट एवरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट इज डीम्ड पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 1860 IPC 1860 में। इसका आंसर क्या है, सेक्शन 16, सेक्शन 16 में ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, सारी चीज़ें आपको इसके हिसाब से आपको एक आइडिया मिलता है कि कैसे एक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टूड, गॉट द पॉइंट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडरस्टूड।
अगला क्वेश्चन दिया, मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन द स्टैंडिंग कमिटी और द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1947-48 shall cease to be a member of that body if he has fails to attend consecutive meetings thereof under normal circumstances that he is not nor given a membership। एक जो मेंबर है कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमिटी है, मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल है, वो अगर कितनी मीटिंग्स में शामिल नहीं होता है, फेल होता है शामिल होने से, तो वो उसकी मेंबरशिप सीज हो जाती है। ठीक है, लगातार कितनी मीटिंग है सकता, ऑप्शन क्या है 3, 5, 7। तो आंसर इसका है देखिए 3। ठीक है, तो 3 मीटिंग अगर वो कंजिक्यूटिव लगातार अगर वो शामिल नहीं होता, अटेंड नहीं करता है, तो हिज मेंबरशिप विल बी सीज्ड। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन क्या है, एज पर द वीमेन्स वर्कमेन्स कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 विच वर्ड इज नाउ सब्सटीट्यूटेड फॉर वर्कमैन। ठीक है, पूछ रहा है कि जो वर्कमेंस कंपनसेशन अमेंडमेंट लाया गया था कब, 2009 में। ठीक है, कब, 2009 में। ओके, मैंने आपको बताया कि जो इसमें अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी लेबर लॉस हैं ऑलरेडी 17 टॉपिक्स 15-16 जो हैं एक्ट, उसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं कब किए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, पूछ रहा है वर्कमैन का जो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किस वर्ड से, वर्कर्स, सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज़, वेसल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी जनरल टर्म क्या है, एम्प्लॉई, विल नॉट कॉल वर्कर, विल यूज द टर्म ऑफ एम्प्लॉई। तो देखिए यहाँ पे कि 2009 इसको क्या है, वर्कमैन वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्क एम्प्लॉयज इन द लॉन्ग टाइटल एंड थ्रू आउट द एक्ट। जितना भी पूरा एक्ट था वहाँ पे वर्कर रिप्लेस्ड बाय एम्प्लॉई वर्ड। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, सेक्शन 31 ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 entitled expenditure by central government to be treated as loan stands omitted by which amendments to the act। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ईएसआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया था जो सेक्शन 31 है। ठीक है, सेक्शन 31 है, तो वो किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ये अगर आपको अमेंडमेंट अच्छे से पता है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है सारे एक्ट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी देखिए, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1966 सेक्शन 12 विथ रिस्पेक्ट टू 17 जून 1967। राइट, तो इसका आंसर क्या है, बी। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एज पर द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट माइनर इज वन हु हैज, माइनर कौन है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में, किसको माइनर बोलेंगे। माइनर आपको पता है कि जो जैसे बैंक में खाता खुलाने जाए आप, तो माइनर कौन होता है, जिसने अभी लेस देन 18 साल है। ये तो मैं बैंकिंग में बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ यहाँ पूछ रहा है, लेस देन 18 ईयर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की, ओके, लेस देन 18 ईयर्स। राइट, तो सेम थिंग इट इज आस्किंग कि वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में माइनर कौन है। ठीक है, यहाँ भी इसका आंसर क्या है दोस्तों, 18 साल की नॉट अटेंड द एज ऑफ, तो लेस देन 18 है, तो ही विल बी माइनर अंडर दिस वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट है। ओके, ठीक है, देखिए वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ यहाँ पे, अंडर द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट ऑल्सो अटेंड नॉट एज ऑफ 18 ईयर्स ही विल बी पार्ट ऑफ, ही विल कॉल्ड एज ए माइनर। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग नॉट मोर देन 1000 एम्प्लॉइज, कितना, नॉट मोर देन 1000 शैल बी पेड विद इन। पूछ रहा है कि किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर 1000 से कम एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो वहाँ उनकी सैलरी मिनिमम कब तक पे कर सकती जाती है, पिछले महीने की जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ किस डेट तक पे की जा सकती है एज पर द जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। देखिए ऑप्शंस क्या है, 10th डे, 7th डे, 2nd डे, 15th डे। इसका आंसर क्या है, देखिए 7th डे आपको। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए अगर लेस देन 1000 वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, ठीक है, less than 1000 worker or employee, okay, then salary should be paid within 7th day of next preceding month। okay, if greater than 1000 employees, okay, ये important है, ये इस बार पूछ सकता है, then by 10th। okay, understood, less than 1000 days 7th day, greater than 1000 employees है, then he can pay up to 10th days। ओके, अंडरस्टूड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स लम सम पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर हैज एज द रिट्रियल रिवार्ड ऑफ एम्प्लॉयज पास सर्विस व्हेन द एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। ठीक है, कि जब एम्प्लॉयमेंट आपका, जब एम्प्लॉई मान लीजिए टर्मिनेट हो गया है, एम्प्लॉई का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, तो कौन सा एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है? तो पेंशन, ग्रेचुटी, कंपनसेशन, आपको बताया था ऑलरेडी। तो ग्रेचुटी क्या होता है आपको बताया था, रिटायरमेंट के बाद जब टर्मिनेट हो जाता है आदमी, रिटायर्ड हो जाता है, या आप रिजाइन भी करते हो, अगर 5 साल से ज़्यादा काम किया है आपने, तो एक लमसम अमाउंट मिलता है जितने साल आपने सर्विस किया है उसके बेस पे। ईच ईयर 15 डेज ऑफ सैलरी, प्रेजेंट सैलरी जो होगी उसकी लेटेस्ट सैलरी, उसके हिसाब से, बेसिक के हिसाब से दिस ग्रेचुटी विल बी कैलकुलेटेड, दैट द लम सम अमाउंट। ओके, दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। सेम वही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रेचुटी। क्या? ग्रेचुटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी ठीक है। Under the Payment of Gratuity Act, a teacher working in a private government school, recognized school, तो क्या वो एलिजिबल होगा ग्रेचुटी के लिए? एक टीचर है जो किसी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, या सॉरी प्राइवेट स्कूल में वर्किंग है, तो वेदर ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। ठीक है, वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? एलिजिबल फॉर ऑल ग्रेचुटी बेनिफिट्स, shall be paid only half of the gratuity, or any other employment similar placed, is not defined an employee and so is not entitled to any gratuity, none of these. Under the payment gratuity, teacher working in a private government recognized school, ठीक है, shall be paid only half of the gratuity as any other employee similar placed, is not defined as। ठीक है, इसके देखिए आंसर बी यहाँ पे है, थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इसका बी क्या होगा। shall be paid only half of gratuity और ही विल बी हैविंग अ फुल बेनिफिट। ठीक है, कमेंट में बताइए आप लोग क्लियर करके। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? पूछ रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में टीचर वर्किंग इन अ प्राइवेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल, उसको ग्रेचुटी फुल मिलेगी कि हाफ मिलेगी? ठीक है, ये क्लियर करके बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर ब्रिजिंग अ गैप इन कंटिन्यूटी? Which of the following is not a basis for bridging gap in continuity? ऑप्शन देखिए क्या है? Where the employee is incapable, where the employee is absent from work, where the employee works only seasonally। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, एब्सेंट फ्रॉम वर्क। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। When section of which section of Industrial Dispute Act defines a workman? वर्कमैन की डेफिनेशन कहाँ पे है? तो ऑप्शन क्या है इसका? डी, 2S में। ठीक है, 2S में, किसमें? वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या है? सेक्शन 2S। इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं दोस्तों, ठीक है, इसका PDF आप मिल जाएगा। 2S में जो क्या डिफाइन है? वर्कमैन की डेफिनेशन। क्या? वर्कमैन का डेफिनेशन है। ठीक है, अंडर सेक्शन 2S एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट IDA 1947। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डील्स विथ, जो सेक्शन 17B है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन ऑल टाइम्स, सीजेशन ऑफ पेमेंट टू वर्कमैन ऑल टाइम्स, पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन हायर कोर्ट, पेमेंट ऑफ पार्शियल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन हायर कोर्ट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सो पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू द वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन द हायर कोर्ट। कौन सा? सेक्शन 17B। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों, आपको मिल जाएगा, ऊपर क्लियरिटी नहीं हो तो। ठीक है, तो 17 क्या है? पेमेंट ऑफ फुल वेजेस। यहाँ देखिए, अपॉन अवार्ड ट्रिब्यूनल, इसका क्या है? फुल पेमेंट मिलता है, नॉट पार्शियल, फुल पेमेंट ऑफ अंडर इन केस ऑफ एनी डिस्पेंडिंग। ओके, तो इसका आंसर 17B में क्या है? पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन हायर कोर्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, मैंने बताया था कंप्यूटर से रिलेटेड कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मीनिंग क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, द वे कंप्यूटर ऑपरेट फॉर कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल, द वे फ्लॉपी डिस्क डिराइव ऑपरेशंस। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन है, कार्ड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, नन ऑफ दिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देखिए, पहले क्वेश्चन का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? ए, सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, राइट, तो ए इज द आंसर। दूसरा क्या है? कार्ड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताया कि कार्ड रीडर इज एग्जांपल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक, राइट, ये दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट, अंडरस्टूड।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When did RTI come into force? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने RTI एक्ट का ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया, हमारा वीडियो है, आप ऐप पर जाके देख सकते हो। RTI एक्ट की कंप्लीट समरी है कि RTI एक्ट में क्या क्या MCQs बन सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है कि कब आया था RTI एक्ट, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 12 जून 2005, 15 अक्टूबर 2000। तो आपको पता है दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 सबको पता होता है, बट ये डेट पूछ लिया है थोड़ा सा, इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसलिए सारे एक्ट की डेट्स भी आप एक बार दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट है एटलीस्ट, ठीक है। तो RTI एक्ट कब आया था, 12 अक्टूबर 2005 में। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज डिफाइंड एज द कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर द लोकसभा इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI एक्ट में के हिसाब से लोकसभा के लिए हु इज द कंपीटेंट अथॉरिटी एज पर दिस एक्ट। समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोकसभा, ये नहीं कि कहाँ पे, किस में, लोकसभा में कंपीटेंट अथॉरिटी कौन माना जाएगा। तो ऑप्शन दे, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, CGI, प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन क्या है, स्पीकर। लोकसभा का सबसे बड़ा कौन होता है, उसका कौन चेयरमैन होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो उसका कंट्रोलर होता है, तो ही विल बी द कंपीटेंट अथॉरिटी। अंडरस्टूड, समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एज पर द RTI एक्ट 2005, within how many time of being asked must information be provided in case of life and personal liberty। ये भी हमने अपने जो RTI एक्ट का डिस्कशन था दोस्तों, उसमें डिस्कस किया था कि सपोज आपने कोई RTI एक्ट अप्लाई किया, आपने कोई RTI एप्लीकेशन फाइल किया फॉर एनी इन्फॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट में, तो कितने दिनों के अंदर एज पर दिस एक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इन केस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मान लीजिए कोई इमरजेंसी चीज़ें हैं जो जीवन और जो पर्सनल स्वतंत्रता है उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मान लीजिए 1 महीने 2 महीने बाद होती है, आपके जीवन अटका हुआ है, आप किसी केस में फंसे हैं या कुछ और है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको क्या है 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देनी है पर दिस एक्ट इन केस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टर्म्स अच्छे से देखना है, राइट। पर्सनल लिबर्टी, अंडरस्टूड। तो विद इन 48 आवर्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी केस में, नॉर्मल केस में कितना है, नॉर्मल केस में क्या है 30 डेज, विद इन 30 डेज दे नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन इन नॉर्मल अप्लीकेशंस RTI एक्ट में, ठीक है। ऑलरेडी हमने RTI एक्ट डिस्कस किया है अपने ऑलरेडी इसके वीडियोस पे, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बता दिया। नॉर्मल केस में 30 डेज, विद इन 30 डेज दे हैव टू रिस्पॉन्ड, इन केस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद इन 48 आवर्स दे नीड टू गिव द इन्फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टायर 1 ऑफ ए न्यू पेंशन स्कीम, इसका भी हमने NPS का भी डिस्कशन कर लिया है। इसमें 2 तरह के होते हैं स्कीम, टायर 1, टायर 2। टायर 1 में पूछ रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैव मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सैलरी, कितना % सैलरी होता है, ठीक है, विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एवरी मंथ बाय द, ठीक है, कितने % कॉन्ट्रीब्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हमने देखा था कितना %, 14%, इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो राइट नाउ अभी क्या है 14% कटिंग होता है, जो एम्प्लॉय होता है सॉरी, उसका 14% पे इन पेमेंट प्लस DA, ठीक है, बेसिक प्लस DA का 14%, अंडरस्टूड। तो देखिए दोनों का आंसर क्या है, डी, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु लीव्स द टायर 1 ऑफ ए न्यू पेंशन स्कीम बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60, मान लीजिए वो 60 साल के पहले ही वो छोड़ देता है गवर्नमेंट, तो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी ऑफ पेंशन वेल्थ, ठीक है, मैंडेटरी एनुएशन ऑफ वुड बी द पेंशन, कितना मिनिमम % ही जो NPS का फंड्स है उसको अपना पेंशन फंड्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या है, देखिए C 80%। नॉर्मल केस में कितना है 60%, नॉर्मल केस में आफ्टर रिटायरमेंट 60% ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन पेंशन, कितना 60%, ओके। बट इन केस ऑफ मान लीजिए वो 60 साल से पहले लेता है, तब कितना हो जाता है, देन दिस परसेंटेज विल बी 80%, ही हैज़ टू इन्वेस्टमेंट इन पेंशन, अंडरस्टूड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। मान लीजिए NPS में वो एवरी ईयर क्योंकि 12% या 14% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, मान लीजिए उसका 10 करोड़ रुपए हुआ, टोटल 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसका जो 60% है वो पेंशन स्कीम में डालना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर द रिटायरमेंट।
बट सपोज वो 50 ईयर्स में ही चाहता है कि मैं अपने पैसे मतलब रिजाइन करता है और वो चाहता है कि पेंशन मिलने लगे, निकालना चाहता है पैसा, तो उसको 80% जो फंड सेलेक्ट हुआ है उसका 80% ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन एन्यूटी। एन्यूटी प्लान्स मतलब होता है जो पेंशन देते हैं, रेगुलर आपको इनकम देते हैं, ठीक है, राइट। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन एन्यूटाइजेशन, ठीक है, एन्यूटी प्लान्स यू हैव टू बाई। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हमारा। हमने लगभग जो 50 क्वेश्चन पूरा था जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पूरा वी ट्राई टू कवर, हमने उसको पूरा कवर करने की कोशिश की विथ एक्सप्लेनेशन, आपको अच्छे से समझाया, ठीक है, राइट। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द फैक्ट्स बीइंग आस्क्ड, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का फैक्ट पूछा जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, आपको सारी चीज़ें जो उसके एनालिसिस से पता चल जाती हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्राई किया समझाने की कि किस तरह से आपको एक्ट में पढ़ना है। PYQ का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो आप करेक्ट कर लोगे, नो, दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ PYQ एनालिसिस, ठीक है। उसका पर्पज़ ये है कि आपको उससे पता करना है किस तरह का, किस नेचर का क्वेश्चन आता है, जिससे कि आप पढ़ सकें, उस पर फोकस कर सकें फ्यूचर के लिए, राइट। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा आपको वीडियोस, ठीक है, आपको ये पसंद आएगा टॉपिक। एनी सजेशन, एनीथिंग, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट और पर्सनली ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्त हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है, आपको अगर चाहिए, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट सीरीज चाहिए अगर आप, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, टेस्ट सीरीज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ओके। इसमें लगभग देखिए 20 टेस्ट होंगे मोर देन आराम से, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQ चाहिए अगर आपको, टॉपिक वाइज MCQs, ओके, ठीक है। डेली प्रैक्टिस क्विज चाहिए, डेली प्रैक्टिस, ओके, डेली प्रैक्टिस, ठीक है, या ई बुक चाहिए आपको, राइट, ई बुक्स। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे जो कोर्स है वो अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों, ठीक है। तो आप इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कोर्स को इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगी, ठीक है, एट वन प्लेस, ठीक है, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है। अंडरस्टूड। चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोर्स का हमारा जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं, ये शायद इमेज का प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ ज्वाइन और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप मेरा पूरा मानना है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो JEE स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम है, अच्छे से आप क्लियर करेंगे और यू विल गेट द जॉब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक विद न्यू लेक्चर। थैंक यू।